LPP पूरा होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लिख लेना, पूरा नाम क्या होता है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हाँ, LPP को हम लोग डिफाइन करते हैं जनरली, एकदम सिंपल तरीका से बताते हैं। अगर इसको डीपली जाओगे, यही चीज को BSc में पढ़ाते हैं, तो पूरा LPP एक बुक है, ठीक है? बात नहीं करोगे, यही चैप्टर को पढ़ाते हैं LPP। LPP क्या है? एक पूरा बुक है, BSc में पढ़ाते हैं, पूरा 100 नंबर का LPP है, पूरा एक बुक ही है पूरा LPP, यानी कि 100 नंबर का क्वेश्चन खाली LPP से आता है। यानी LPP में बहुत सारा पार्ट है, LPP में भी क्या है? बहुत सारा पार्ट है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट यानी कि ग्राफिकल मेथड हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ग्राफिकल मेथड। तो LPP क्या चीज है, इसका टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंट है? मैथमेटिक्स का एक ऐसा पार्ट है कि आपको क्या करता है कि कम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट सिखाता है। ये बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है? ये क्या सिखाता है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है? जैसे मान लेते कोई रिटायर किया, मान लेते कि 1 करोड़ रुपया मिला, BSL वाला को मिलता है, पदाधिकारी लोग को ना रे। अब वह पैसा को कहां पे, किस जगह पे इन्वेस्ट करेगा कि उसका जो ब्याज है वो क्या आएगा? ज्यादा से ज्यादा आएगा, ठीक है? यह LPP सिखाता है। LPP पढ़ लोगे, उसको हम लोग को सिखा देना कि कहां पे कितना पैसा रखना, ठीक है? तो हम लोग को पहले यहाँ पे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है, उतना करोड़ रुपया है नहीं कि हम लोग इन्वेस्ट करेंगे कहीं, ठीक है? हम लोग का एग्जाम में कैसे इससे 5 मार्क्स लाएंगे, वो हम लोग को पहले इंपॉर्टेंस नहीं, यानी कि यह चैप्टर ही है कम मेहनत ज्यादा नंबर, ठीक है? कम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है? एक क्वेश्चन बनाओ 5 मार्क्स लो। जैसे इंटीग्रेशन, इतना सारा चैप्टर बनाओगे तो 2-3 क्वेश्चन बनेगा, हालत खराब हो गया बनाते बनाते, हाथ दुख गया होगा ना रे, कॉपी खत्म हो गया होगा, पेन भी खत्म हो गया होगा, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बना ले। कॉन्फिडेंस है नहीं, और यह चैप्टर है, आधे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसको तो छोड़ना नहीं है, एकदम नहीं छोड़ना। देखो LPP क्या होता है? LPP को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। LPP को कितना कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमाइजेशन, जहां से हम किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, यानी कि यहां से हम लोग क्या करते हैं? मैक्सिमम या फिर मिनिमम का बात करेंगे, यानी कि जेड के रूप में यह डिफाइन होगा। किस रूप में होगा? जेड के रूप में होगा। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं इसको C1x प्लस C2y, हम लोग 2 वेरिएबल का बात करेंगे, 3-4 वेरिएबल का भी होता है, ठीक है? तो हम लोग को 2 ही वेरिएबल पढ़ना है, सिलेबस में वही दिया है, 2 वेरिएबल पे बात करेंगे, एक्स वाई, या हो सकता है कि x1 y1 कर दे, सॉरी x1 x2 कर दे। ये हो गया पहला ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि LPP डिफाइन जो होता है, अगर डिफाइन करना है तो कर सकते हैं कि LPP डिफाइन एज, पहला पार्ट होता है ऑप्टिमाइज, सिंपल तरीके से बताते हैं ताकि याद रहे। दूसरा होता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट मतलब होता है यहां सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट क्या है? या कंडीशन है। क्या है? कंडीशन है। जैसे मान लो किसी को 1 करोड़ रुपया मिला, वह पैसा को इन्वेस्ट करेगा। मान लेते कि 3 बैंक है, SBI है, बैंक ऑफ इंडिया है और कैनरा बैंक है। अगर मान लो SBI में ज्यादा आपको इंटरेस्ट देता है तो क्या करेगा? सब पैसा SBI में रख देगा, लेकिन नहीं, वहां पे कंडीशन होता है कि SBI में 20 लाख रुपया ही रख सकते, 20 लाख से ज्यादा नहीं रख सकते। तो मैक्सिमम कितना रखेगा? 20। बैंक ऑफ इंडिया में क्या बोलेगा कि उसमें कम इंटरेस्ट है, तो बोलेगा नहीं आप 50 लाख रुपया रख सकते। कंडीशन दिया है कि नहीं दिया? कैनरा बैंक में भी उसी तरह से कंडीशन रहेगा। वह जो कंडीशन दिया हुआ रहता है उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। नहीं तो मान लो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट SBI में, सारा पैसा उसी में रख देता कि नहीं? लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ कंडीशन होता है, ठीक है? सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट उसी को बोलते हैं। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ रहेगा इसे। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि A1 1x प्लस A1 2y ग्रेटर देन भी होगा और लेस देन इक्वल टू होगा, इधर क्या रहेगा? B1, यानी कि ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे A1 2x
सॉरी 2y, फिर यहां जाएगा 2 टू y ग्रेटर देन लेस देन, यहां पे कितना हो जाएगा b। अब हो सकता है कि यहां पे कंडीशन 2 हो, 3 हो, 4, जैसे सीबीएसई वाला का सिलेबस में दिया हुआ है 3 इक्वेशन है ना, तो 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 6 7 भी बनता है, 8 भी बनता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इक्वेशन नहीं देगा, उतना पजल हो जाता है, आपका 3 4 5 काफी होता है। बीएससी वगैरह में पढ़ाते हैं तो उसमें ज्यादा इक्वेशन रहता है, 5 6 7 इक्वेशन भी रहता है, ठीक है। तो आपका 2 3 इक्वेशन नहीं देता है, उससे ज्यादा नहीं देगा। तीसरा आता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन का आता है कि हमेशा पॉजिटिव हो। जैसे 1 करोड़ रुपया मिला, 3 बैंक में जमा करना है, एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक हो गया। अब मान लेते हैं कि हम बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई हमको ज्यादा ब्याज मिला, दोनों में मिला के पैसा को रख दिए, तो कैनरा बैंक में क्या जमा किया? कुछ नहीं। माने यहां कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए यहां इसी को बोलते हैं नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। या नेगेटिव का सवाल ही नहीं है, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब यह हमेशा जो ग्राफ बनेगा वह तुम्हारा किस में बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। किस में बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसी को बोलते हैं नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। यानी कि x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव किस में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब भी हम इसमें ग्राफ का बात करेंगे वह सिर्फ किस पे बात करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बात करेंगे। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन को ही कहा जाता है एलपीपी। क्या कहते हैं? एलपीपी। अब इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है ग्राफ का? अगर आपका कोई इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है, जैसे कहने का मतलब ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो क्या करोगे? पहले लेस देन ग्रेटर देन रहेगा तो उसको इक्वेशन बदलोगे, हम एक टेबल बनाओगे, फिक्स है। एक टेबल में 3 बॉक्स बनेगा, यहां पे x लिखोगे, यहां पे y लिखोगे। अब x का वैल्यू 0 बैठा दो, तो यहां से मेरा क्या निकलेगा? y का वैल्यू निकलेगा, कितना निकलेगा? c बाय बी, ठीक है। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। चलो 6x प्लस 4y इक्वल टू 24 ले लिए। अब अगर हम x को 0 बैठा दिए तो y कितना निकला? 6। क्लियर है? अब फिर क्या करोगे? y को 0 बैठा देंगे। जब y 0 बैठा देंगे तो x कितना निकलेगा? 4। यह टेबल बनाना है। बताओ, ये टेबल आसान है? बहुत ही आसान है। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग को यहां पे ग्राफ खींचना, x और y। हम लोग x की ओर चलेंगे, x के लाइन में कितना दिख रहा है? 0 नहीं देखना है, 4 देखना है। 0 तो यहां पे होगा, 4 यहां पे, इस तरह से डिवाइड कर दोगे, है ना। अब y की ओर चलेंगे, 6 दिख रहा है तो यहां पे 6 होगा। अब 4 और 6 मिल गया, खींच देंगे, हो गया। पहला कैटेगरी का क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकेंड कैटेगरी का क्वेश्चन में क्या दिखेगा? हो सकता है कि x बराबर 2 दे दे। इसका ग्राफ कैसे बनता है? अगर x बराबर वैल्यू कुछ दिया हुआ है तो यह पैरेलल होता है, किसका? y का। किसका पैरेलल होता है? y का। कितना? अगर यह नेगेटिव रहा तो इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? ग्राफ किधरों भी बन सकता है, आपका किसी भी क्वाड्रेंट पे ग्राफ बन सकता है। समझ आ गया? अब y बराबर अगर रहा तो ये x है, ये y, तो किधर बनेगा? x का पैरेलल होगा ना, ऐसे y बराबर। ये 2 कैटेगरी का हो गया। और एक कैटेगरी का ग्राफ मिलेगा, वह क्या ग्राफ मिलेगा? x बराबर y, या फिर y बराबर mx, मतलब जिसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं हो। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका सीधा ग्राफ बनेगा, ओरिजिन से पास करेगा। किससे पास करेगा? ओरिजिन से। y बराबर कितना हो गया? mx।
अगर नेगेटिव रहा इधर बनेगा y बराबर माइनस, और m का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो एलपीपी में हम लोग को जनरली यही 3-4 कैटेगरी का ग्राफ मिलेगा। सबसे ज्यादा मिलेगा आपको फर्स्ट वाला। फिर अगर पैरेलल का बात करेगा, x बराबर 2, x बराबर 3, y बराबर 2, y बराबर 3, तो वह पैरेलल होगा। अगर x का वैल्यू है उल्टा y का पैरेलल, y का वैल्यू है मतलब x का पैरेलल। और अगर x बराबर y हो यानी कि कोई कांस्टेंट टर्म नहीं हो तो वह ओरिजिन से पास करेगा इसे। अगर x बराबर y है तो 45 डिग्री, कुछ वैल्यू दिया रहेगा तो हो सकता है कि 60, 65, 75 कुछ भी डिग्री हो सकता है, लेकिन लाइन ऐसे खींच देना है, उतना एग्जैक्ट हमको यहाँ पे नहीं बनाना है। अगर ग्राफ पेपर में ही बनाया जाता है इसको, आप लोग के एग्जाम में ग्राफ पेपर भी देगा तो ग्राफ में ही बनाना है, उसमें आपका सही बनेगा। तो यह तुम्हारा था बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन में भी और भी कुछ कुछ कंसेप्ट है, हम उसको भी बताएंगे। फिलहाल इसको लिखो क्योंकि इसी से हम लोग को आगे बढ़ना है। ध्यान दोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, लिखा है सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी कि एलपीपी। किस मेथड से? ग्राफिकली मेथड, यानी कि जिसमें मैक्सिमाइज दिया रहेगा। अब यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन रहेगा, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, इसी को बोला जाता है ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसका थ्योरी पढ़ोगे तो और भी बहुत ज्यादा 2-3 क्लास लग जाएगा इसका थ्योरी में, तो हम लोग उतना नहीं जाएंगे, थ्योरम वगैरह हम लोग को नहीं पूछेगा। तो z बराबर कितना है? 5x प्लस 3y, सब्जेक्ट टू, ये आपका देखिए सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, यानी कि कंडीशन दिया हुआ है कितना? 3x प्लस 5y लेस देन 15, 5x प्लस 2y लेस देन 10, और ये हो गया सब्जेक्ट नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। हमेशा x और y पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो 3 पार्ट में है, एक ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया आपका दूसरा पार्ट, ये हो गया आपका तीसरा पार्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको लिखना है। सॉल्यूशन मतलब समझ जाओ कि यहां से पहले गिवन दैट लिखोगे। हम लोग को काम क्या करना है कि यहां से पहले ग्राफ बनाना है। क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन को लेंगे, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू, इसको चेंज करेंगे इक्वेशन में। किसमें चेंज करेंगे? इक्वेशन में चेंज करेंगे, मतलब 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। चलिए इसका नाम दे दिए 1। अब इसका हम लोग टेबल बनाएंगे। यहां पे x लिखोगे, यहां पे y लिखोगे। अब अगर हम x का वैल्यू 0 बैठाएंगे, बैठा दिए, तो y का वैल्यू कितना आएगा? 3। अब y का बारी है, y जब 0 बैठाएंगे x कितना आएगा? 5। ये बन गया। सेकेंड इक्वेशन को लेंगे, कितना है? 5x प्लस 2y लेस देन 10। इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे, कितना? 5x प्लस 2y इक्वल टू कितना? 10। इसका भी एक ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए क्या जरूरत है? टेबल का। तो x 0 लेंगे, जब यहाँ पे x 0 बैठाएंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? 5। बनाते बनाते एकदम याद हो जाना चाहिए। सुजीत 5 नंबर, 5 नंबर मतलब पास। अरे वो 5 नंबर या लाया मतलब 10 हो गया पास। अब यहां से कितना, अगर हम एक y का वैल्यू 0 लेंगे तो x कितना? 2। 2 ही दिया हुआ है, और देता तो और हम लोग काम करते। अब हम लोग चलेंगे इसका ग्राफ में। क्या करेंगे? ग्राफ में। तो ग्राफ जब बनाओगे, आपका ग्राफ पेपर दिया हुआ रहेगा तो ग्राफ पेपर का ही यूज करोगे। अगर गलती से ग्राफ पेपर नहीं दिया तो पेज में बना सकते हो, जैसे हम लोग बना रहे हैं। तो 1-2 ग्राफ पेपर लेके घर में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सीधे एग्जाम में बनाओगे तो फिर वहां पे कितना गैप लेना है, क्या लेना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो प्रैक्टिस के लिए 1-2 को ग्राफ पेपर घर में ही ले सकते हो। अब यहाँ इंटरवल देखो कितना बड़ा है, 5, बहुत बड़ा नहीं है, तो हम 1-1 का इंटरवल ले सकते हैं। तो 1-1 का इंटरवल लो, 1 2 3 4 5 6, फिर लेंगे 1
2 3 4 5, चलो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये हो गया। देखो पहला इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। पहला में क्या कहता है, x को पकड़ो, कितना गया 5, यहां पे डार्क दे दोगे इसे भी, ठीक है। सेकेंड लाइन में गए तो 3, यहां पे डार्क दे देंगे, पहले चिन्ह दे देंगे, स्केल लोगे ऐसे करके। अब इसको लाइन खींच दोगे, खींच दिए, इसका इक्वेशन 1। अब इसका कोऑर्डिनेट चाहोगे तो दे सकते हो a, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 5 0, इसका नाम दे सकते हो b 0 3, ये हो गया। सेकेंड में हम लोग चलेंगे क्या, इसमें चलेंगे तो 2, देखिए यहां पे मिला एक पॉइंट, सेकेंड में गया तो कहां 5, एक पॉइंट यहां मिला। अब इसको लाइन खींचो, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। इसका कोऑर्डिनेट भी दे सकते हो, a हो गया, b हो गया, तो इसको नाम दे दिए c, कितना 2 0, इसका दे दिए a b c d, कितना 0 5। अब एक पॉइंट यहां आ गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया, इसका नाम दे दिए e। अगर इसका जरूरत है तो काम करेंगे, जरूरत नहीं है तो काम नहीं करेंगे। अब हम लोग पता करेंगे कि एरिया किस पे हम लोग बात करेंगे। ऐसा तो बहुत सारा बॉक्स बन गया, बहुत सारा बॉक्स बना के नहीं, हम लोग बात करेंगे एरिया किस पे बात करेंगे, जिसपे हम लोग को काम करना है, और जिसपे काम करना है उसी को बोलते हैं फिजिबल रीजन, यानी हम लोग को यहाँ पे फिजिबल रीजन निकालना है, जिसपे मैक्सिमम मिनिमम का बात होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर आएंगे, सारा इक्वेशन को लेंगे। चलिए 3x को लिए, 5y को लिए, हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, y का वैल्यू को 0 पुट करेंगे, ठीक है। सबसे आसान तरीका होता है 0, गुना करने में भी आसान होता है, जोड़ने में भी आसान होता है ना, सब में आसान होता है 0 से। हाँ, कितनों है 0 से गुना कर दो, सब 0, इसलिए 0 को लेते हैं, इसलिए इसको तो हीरो ही बोलते हैं ना। अब 0 इज लेस देन 15, क्या सही है स्टेटमेंट? हाँ ट्रू है। अगर समझ जाओ कि ट्रू है, और 0 0 मतलब क्या हुआ, ओरिजिन, 0 0 मतलब हो गया, यानी कि 0 0 बैठाने पे इक्वेशन सेटिस्फाई है। अगर जो सेटिस्फाई उधर नहीं जाएगा, अगर मान लो हम मैथ पढ़ा रहे हैं, अगर सेटिस्फाई रहेगा तो पढ़ेगा, नहीं सेटिस्फाई रहेगा भागेगा यहाँ से। 0 0 बैठाए, सेटिस्फाई हो गया मतलब 0 की ओर जाएगा ना, तो ग्राफ जो है पहला ग्राफ किधर जाएगा, ओरिजिन की ओर। इस तरह से तीर का निशान दे दिया, इससे क्या पता चला, यह लाइन किधर जाएगा, ओरिजिन की ओर। इसी तरह से हम लोग सेकेंड वाला भी काम करेंगे, 5x प्लस 2y, इसमें भी x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, ये भी ट्रू हो गया। तो सेकेंड ग्राफ भी किधर जाएगा, ओरिजिन के। अब बताओ वैसा एरिया, और ये तो पॉजिटिव है, इसका कहने का मतलब कि ग्राफ जो बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ बनेगा ड्यू टू नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। अब ग्राफ जो बनेगा इसको लिख देते हैं y बराबर 0, और इसको लिख देंगे x बराबर 0। अब चारों तरफ से घिरा वाला एरिया कौन है, ये शेडेड वाला एरिया है ना। हाँ, अब शेडेड वाला एरिया किस किस पॉइंट से घिरा है, 0 से, c से, e से और b से घिरा है कि नहीं। अब इससे जो घिरा वाला पॉइंट है उसमें किसका कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, पता करो, e का, यानी कि e का कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है। b तो मालूम है ना 0 3, इसका तो कोऑर्डिनेट मालूम है ना b, किसका मालूम नहीं है, e का। तो e कैसे निकलेगा, ये देखो कौन दो लाइन कट रहा है, 1 और 2, ये दोनों को सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2। जब दोनों को सॉल्व करेंगे, यहां से देखो 3x प्लस 5y 50, फिर 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। क्या करोगे, इसको 2 से गुना करते हैं, इसको 5 से, फिर क्या करेंगे, ये कट गया, बचपन वाला मेथड। अभी कट गया, आप गुना करो, कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 25, 25 में 6 गया तो
माइनस 19x, इसको गुना करो, 15 गुना 30, इधर 50, 50 में 30 गया तो 20, माइनस, ये तो टेढ़ा आ गया ना रे, कोई बात नहीं। x का वैल्यू कितना आ गया 20/90, सही किया है ना, देख लेना एक बार। जनरली ऐसा पॉइंट नहीं आता है, ये बहुत रेयर केस में आता है। चलिए x का वैल्यू निकल गया, तो y का वैल्यू निकाल के बताओ। ठीक है, अगर हम लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे तो y निकलेगा, कितना आ रहा है। अगर दिक्कत कर रहा है तो फिर हम लोग ऐसा ही काम करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा निकल गया फ्रैक्शन में, नहीं कितना 10, अब कितना से गुना करोगे, इसको 5 से और इसको 3 से, अब माइनस करेंगे तो आपका कौन कटेगा, x कटेगा, तो कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 6, अब 25 में 6 गया तो 19, अब यहाँ पे कितना हो गया 75, अभी कितना हो गया 30, अब 75 में 30 गया तो 45, y का वैल्यू कितना आ गया 45/90। अब यहाँ पे e का कोऑर्डिनेट निकल गया, कितना x का वैल्यू कितना गया 20/19, 45 ऐसा कोई बहुत रेयर केस में आता है, आपका 2 3 4 5 करके आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आ गया हम लोग ऐसा ही बनाएंगे। अब यह शेडेड एरिया हम लोग को निकालना है। अभी जो शेडेड पार्ट बोले हैं इसी को बोलते हैं फिजिबल रीजन। इसको क्या नाम होता है, इसी का नाम होता है फिजिबल रीजन। ठीक है, अब बाकी को बोलते हैं अनफिजिबल। जो सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट जिस एरिया को सेटिस्फाई करता है इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। ठीक है, अब इसी एरिया पे हम लोग बात करना है, यहां पे लिखेंगे, तो यहां दिख रहा है द शेडेड रीजन इज द फिजिबल, बाउंडेड बाय किससे किससे घिरा हुआ है, देखो बाउंडेड बाय 0 यानी कि O 0 0, दूसरा C का कोऑर्डिनेट 2 0, इसके बाद E का कोऑर्डिनेट 20/19, 45/19, फिर B का कोऑर्डिनेट 0 3। इतना नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, लिख दोगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है कि इसका पूरा डिस्क्राइब हम लोग कर दिए। अब हम लोग को यहाँ पे टेबल बनाना है, क्या करना है, टेबल बनाना है। और टेबल में क्या रहेगा, एगो इकोना रहेगा, इकोना में होता है कॉर्नर पॉइंट, और ये होता है मैक्सिमम के मिनिमम मैक्सिमाइज, यानी कि z बराबर कितना है 5x + 3y, 5x बराबर 3y। चलिए अब हम लोग काम हो गए, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट में क्या क्या है, जो इस शेडेड पोर्शन को क्या करता है, टच करता है। ध्यान दोगे, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, पूरा एलपीपी का क्वेश्चन एकदम सेम। अब यहां से कॉर्नर पॉइंट 0 0 ओरिजिन, जेड यानी कि ओरिजिन लेंगे 0 0, तो जेड अब इसका वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। सेकेंड में कौन है सी का कोऑर्डिनेट कितना है 2 0, तो यहां लिखेंगे जेड सी, यानी एक्स का वैल्यू तो कितना होगा 10। तीसरा पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट कितना 20/19, जेड ई एक्स के जगह पे क्या बैठाओ, कैलकुलेट करो जल्दी से, 20 और इधर से 3 × 45/19, इधर 19 होगा कितना 100 +
5 से 15, 5 4 से 12 13, कितना हो गया 235 बाय 19। डिवाइड करो तो पॉइंट में कितना आएगा 19। हम लोग आते हैं तीसरा बी। बी का कोऑर्डिनेट कितना है 0 3। बी का कोऑर्डिनेट यही है ना। चलिए हम लोग लिखेंगे जेड बी। एक्स का वैल्यू 0, तो कितना हो गया 9। कितना है बोलो जल्दी से। डिवाइड किया कि नहीं, मोबाइल तो करो जल्दी से। लो कहाँ ये लोग हो जाता है। 12.36। चलिए सबका पॉइंट का वैल्यू निकाल दिए। आने के यहाँ पे ध्यान दोगे, यहीं पे गलती करता है लोग। ये जितना भी कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट किसको लेंगे जो शेडेड पार्ट को टच करेगा। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस सब पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। हम उसी पॉइंट पे बात करेंगे जो शेडेड पोर्शन को क्या करेगा टच करेगा। और जो शेडेड पार्ट इस तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है उसको बोलते हैं बाउंडेड रीजन। इसको बोलते हैं बाउंडेड रीजन। क्या बोलते हैं इसको बाउंडेड रीजन। समझ में आ गया। अगर यह घिरा हुआ नहीं रहेगा, ओपन रहेगा, यदि इधर रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अनबाउंडेड। इसको क्या बोलते हैं अनबाउंडेड। ध्यान देना है, बाउंडेड का मैक्सिमम भी निकलता है और मिनिमम भी निकलता है, लेकिन अनबाउंडेड समझो अगर ग्राफ ऐसे रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अनबाउंडेड, क्योंकि इधर घिरा हुआ है। और अनबाउंडेड का मैक्सिमम फाइंड नहीं कर सकते, उसका होता है नो मैक्सिमम। मिनिमम निकलेगा, मैक्सिमम नहीं निकलेगा। अब बाउंडेड का दोनों निकलता है, मैक्सिमम और मिनिमम। लेकिन जो पूछा है हमको जवाब उसी को देना। अगर दोनों पूछेगा तो फिर दोनों को देना। यहाँ पे क्या पूछा है मैक्सिमम। तो आप ढूंढ रहे इसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू कौन है। ये देखिए आपका 0 है, ये आपका 10 है, इस 9 है, ये हो गया आपका कितना 12.2। ये हो गया आपका मैक्सिमम। ये क्या हो गया मैक्सिमम। एक लाइन लिख देना है कि द मैक्सिमम वैल्यू इज 12.36। किस पॉइंट पे एट द पॉइंट ई जिसका वैल्यू है 20/19 यही था ना रे, और फिर 45/19। तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू कितना हो गया 20/19, वाई का वैल्यू हो गया 45/19। अब ये एक्स वाई का वैल्यू यही हो गया आंसर। यानी कि यहां पे हम लोग का कंप्लीट आंसर होता है। समझ में आ गया। मैंने सारा क्वेश्चन का प्रोसेस यही है। अगर तुम ऐसी तरह से बनाओगे, अगर आपको फुल 5 में 5 चाहिए तो हाँ मिनिमम पूछता तो मिनिमम इसका 0। क्लियर है। चल लिखो। अभी सेम क्वेश्चन है, मैक्सिमाइजेशन दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट दिया हुआ है। यहाँ पे कितना इक्वेशन दिया है 4। तो हम लोग को काम करना है। गिवन दैट सबसे पहले 3x + 4y लेस देन कितना 24। क्या करोगे इक्वेशन को चेंज कर दो। 3x + 4y = 24। क्या बनाओगे एक टेबल बनेगा, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा। x का वैल्यू 0 तो y कितना होगा। जब x 0 लिखेंगे तो y कितना 6 चौक 24। जब y 0 लिखेंगे 8 तिया 24। रफ में निकाल सकते हो। फिर हम लोग सेकंड इक्वेशन में आएंगे। 8x + 6y लेस देन 48। चलो सॉल्व करो। 8x + 6y = कितना 48। चलो टेबल बना, x का वैल्यू y का वैल्यू। जब x 0 लेंगे तो y कितना आएगा 8 × 48। जब y 0 लेंगे तो 6 हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे x < 5 तो क्या होगा x = 5। फिर y < 6 तो मतलब क्या हो गया y = 6। ये हो गया 1।
ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 4। कोई दिक्कत? जितना भी देगा सबको इक्वेशन में चेंज कर दोगे, फिर ग्राफ बनाओगे। एक्स वाई रेंज देखो कहां तक गया, 8 तक, तो 2 भी ले सकते हो, सब 2 के मल्टीपल में है ना रे। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 5 है तो बीच में ले लेंगे, बीच में ले लेंगे। चलिए पहला का टेबल बनाते। एक्स का वैल्यू कहां गया 8, वाई का वैल्यू 6। एक लाइन खींचोगे, इसका नाम है 1, ध्यान दोगे। सेकंड में जाओगे, एक्स का वैल्यू 6, वाई का वैल्यू 8 यहां पे। अब इसका लाइन खींचोगे, खींच दिए। अब आ जाओ, अब आते हैं एक्स बराबर 5 कहां पे होगा, यहां पे होगा। अब ये पैरेलल होगा इससे, ये एक्स बराबर कितना हो गया 5, ये हो गया इक्वेशन 3। नेक्स्ट में आ जाओ, y बराबर 6, ये देखो यहां पे, इसका हो जाएगा इस तरह से, ये हो गया इक्वेशन 4। इतना लाइन खिंचाया, हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि ग्राफ किधर लाई करता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको लिखते चले जाओ। पहला कौन है 3x प्लस 4y 24, बताओ 0 0 बैठाएंगे तो कितना होगा, अब समझ में आ गया ना। 0 0 बैठाते हैं, 0 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन 24, ट्रू है, मतलब सही है, सही है कि नहीं। तो इक्वेशन 1 ये वाला है। ग्राफ किधर जाएगा, ओरिजिन की ओर। सेकेंड में बैठाओ, 0 कितना गया 8x प्लस 6y लेस देन 48, इसको भी 0 बैठाएंगे तो 0, ये भी सही है, यानी कि इक्वेशन 2 भी किधर जाएगा, ओरिजिन की ओर जाएगा। चले आते हैं तीसरा में, x लेस देन 5, इसको भी 0 बैठाओ, ये भी सही हो गया, मतलब या जो लाइन ये भी किधर जाएगा, ओरिजिन की ओर। अभी यहाँ पे ओरिजिन की ओर जा रहा है तो ओरिजिन की ओर ले जा रहा है। अगर यही इक्वेशन को अगर हम ऐसे कर देते हैं, बताओ क्या सही है, ये गलत है, तब मतलब यह लाइन किधर जाता, ओरिजिन से दूर जाता। समझ आ रहा। अब आते हैं, ये देखो y लेस देन 6, तो y का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो भी सही हो गया, मतलब यह भी किधर जाएगा। देखो सबका अलग अलग शेडेड पार्ट होता है, लेकिन सबको अगर शेडेड करेंगे तो यहाँ कितना शेडेड हो जाएगा, तो इसीलिए क्या करते हैं तीर का निशान देते हैं। अब सारा तीर देखो इधर मिल रहा है, ये एरिया पे मिल रहा है, देखो मिल रहा है कि नहीं। अब इसका शेडेड पार्ट कौन कौन हुआ, देखो ए, इसको नाम दे दिए ए, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 5 0, एक पॉइंट हो गया ए, इसको मालूम नहीं, इसको नाम दे दिए बी, अरे पॉइंट ई टच कर रहा है, जो जो पॉइंट टच कर रहा है उसी को, इसका नाम दे दिए सी, ये भी मालूम नहीं है। एक हो गया डी, इसका कोऑर्डिनेट मालूम है कितना 0 6, और ये हो गया ओरिजिन। अब बताइए शेडेड पोर्शन को टच करने वाला कौन कौन हो गया, ओ ए बी सी डी, इसमें से क्या मालूम नहीं है, बी और सी, तो चलिए बी सी निकालते हैं। तो बी निकालने के लिए किसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 3, ये हो गया 4, यानी कौन कौन टच कर रहा है 2 और 3, यहां लिखो 4 बी के लिए सॉल्विंग कौन 2 एंड 3, यानी बी के लिए किसको सॉल्व करेंगे 2 और 3 को। तो सिंपल एक्स का वैल्यू तो निकला हुआ है, एक्स का वैल्यू कितना 5,
अरे यहाँ 3 में x का वैल्यू है ना, ठीक है, ये 5। अब 2 में बैठा दो, 2 किधर गया, यहाँ पे x का वैल्यू बैठा दो, 40 प्लस 6y इक्वल टू 48, तो 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, तो y इक्वल टू कितना हो गया, तो 6 में से 30 होता है ना, 6 में बढ़ता है। अरे यहाँ x का वैल्यू बैठाएं, 1 मिनट, किस में बैठाएंगे 2 में, तो x का वैल्यू बैठाए कितना 5, 8 बच्चे 40, अब उधर गया कितना बचा 8, यहाँ पे कितना बचा 6y, तो कटेगा कितना 4/3, तो b का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 5, 4/3, यहाँ लिख सकते हो 5, 4/3। अब निकालना है क्या c, यहाँ लिखो 4c, किसको सॉल्व करोगे, सॉल्विंग 1 and 2, किसको सॉल्व करना है 1 and 2, तो 1 में कितना है 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, इधर से 8x प्लस 6y, ये भी थोड़ा टेढ़ा है, ठीक। अब क्या करोगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से, रफ में कोई बना के देखो, माइनस होगा, ये कटेगा, अभी जब कटेगा तो कितना होगा 18, और ये कितना हो गया 8 ये 24, तो माइनस माइनस कटेगा तो x का वैल्यू कितना आ गया, टेढ़ा निकल गया ना रे, ये आपका कटेगा 2, 4, ये हो गया 7, यानी कि 24/7। y का वैल्यू देखो तो कितना आ रहा है 27/7। अब हम लोग को पॉइंट मिला c कितना मिल गया देखो 24/7, 27/7 हो गया यहां तक। अब हम लोग को लिखना है द शेडेड, यानी कि द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन कौन हुआ शेडेड वाला, फर्स्ट में लिखवा दिए थे, द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड बाय, किसके द्वारा बाउंडेड है ओ ए बी सी डी, इतना भी लिख सकते हो ओ ए बी सी डी लिख दिए। अब एक यहां ग्राफ बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, क्या होगा इसमें, फर्स्ट में कॉर्नर पॉइंट, यहां पे क्या होगा मैक्सिमाइजेशन, z इक्वल टू कितना 4x प्लस 3y, चलिए एक एक करके पॉइंट लेंगे, पहले क्या लेंगे ओरिजिन, ओरिजिन का वैल्यू कितना होगा 0, सेकंड में a का कोऑर्डिनेट कितना है 5, 0, तो जेड ए जब x का वैल्यू 5 बैठाएंगे तो कितना होगा 5 चौक 20, सेकंड में b में आते हैं, b का कोऑर्डिनेट 5, 4/3 जेड बी, तो कितना हो गया 5 चौक 20, और 3 3 कटेगा आपका 4, कितना हो गया 24। हम लोग सी में आएंगे, सी का कोऑर्डिनेट कितना है 24/7, 27/7, ये हो गया जेड सी। अरे कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे तो जोड़ घटाव नहीं कर सकते, जेड सी। अब एक्स का वैल्यू बेटा यहां पे 4 इंटू 24/7 प्लस करके बताओ जल्दी कितना आया, कितना आया 4 चौक 16, 4 दूना 8, 7 तिया 21, 3 6 2 8/7, 7 इधर हो गया कितना 8 8 16 और 1 17, डिवाइड करो 7 दूना 14 बचा 3, 7 बचे 35, बचा कितना 2 तो 7 दिए
21 छोड़िए। इसके बाद कौन सा पॉइंट बचा? डी। चलिए डी का कोऑर्डिनेट कितना है? 06। बताओ लिखोगे 6 18। अब यहां पे देखो मैक्सिमम किस पे आया? अक्सर इस सब ग्राफ में जो बीच वाला पॉइंट आता है ना वही मैक्सिमम देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा देखो ये टच कर रहा है, ये मैक्सिमम होता है। ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या हो गया? मैक्सिमम। तो अब यहां लिखो द मैक्सिमम वैल्यू इज कितना? 25.3। किस पॉइंट पे? तो सी पॉइंट पे 24/7 27/7 दैट इज एक्स का वैल्यू कितना आ गया और वाई का वैल्यू 27/7।